आइए हम आपके लिए मैथ्स के कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और इनको देखिए। 6 नंबर के सारे प्रश्न हैं, तो चलिए और आप भी करिए, हम भी करते हैं और दोनों लोग मिल के इसकी जो है बात करेंगे और इसको हल करके अपने आंसर को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन लिया गया है और ये प्रश्न इस प्रकार हैं कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी बताना है। और एक इसी का जो है अथवा है, आप इसको या तो इसको करिए या तो इसको करिए, जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है उसे आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि आपको दोनों प्रश्न आने चाहिए। अगला क्या है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ये दोनों प्रश्न हैं। आइए हम बारी बारी से इन प्रश्नों को करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, चौथे का जो पहला है, मैं अलग स्लाइड पे लिया हूं, इसको देखिए। यही क्वेश्चन था आपका, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी बताना है। तो आइए देखा जाए इसको। तो एक बहुमंजिल भवन है ऐसा, ये एक बहुमंजिला भवन है। बहुमंजिला भवन है ये, यानी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंग है। और एक भवन है, एक भवन के शिखर से, तो एक भवन है और वह भवन इसके बिल्कुल सामने ही होगा ये। और ये धरातल है जो इन दोनों भवनों के बीच की दूरी को बताएगा। और ये भवन बिल्कुल सीधे सीधे हैं, आप देखिए इसको, स्ट्रेट लाइन एकदम बिल्कुल ठीक। आइए, तो ये भवन के नाम हम लिख देते हैं, ए बी सी और डी। ये बहुमंजिला भवन जो है इसकी ऊंचाई BC है और ये जो एक भवन है छोटा सा, इसकी ऊंचाई AD है। तो कह रहा है कि भवन जो है वो उसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों, 8 मीटर। कितना है, 8 मीटर। ये रहा आपका भवन जिसकी हाइट कितनी है, 8 मीटर है। अब अगला शर्त पढ़िए, शिखर और तल के, कहां से, कह रहा भवन के शिखर से। तो भवन का शिखर यही है। आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भवन के शिखर से। बच्चों भवन के शिखर, भवन का शिखर आपका यही तो है। और इस भवन के शिखर से देखने पर, एक जो है 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से देखने पर, ऊंचे भवन से देखने पर किसके शिखर, बहुमंजिल, यानी इसके शिखर और तल। तो ये देखिए आप यहां पर इस शिखर, यहां से देखेंगे बच्चों, यहां से, तो भवन का जो ये शिखर है, इस भवन का जो शिखर है, इसकी जो है, इसका कोण जो है कितना डिग्री बन रहा है, ये एंगल कितना डिग्री है बताया जा रहा है, 30 अंश। 30 अंश है। और वहीं से 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तल को देखा जा रहा है, तो इसका कोण बताया जा रहा है कितना है ये बच्चों, ये कितना है, 45 अंश। कितना है, 45 अंश। ये टोटल, टोटल कितना, 45 डिग्री। ये इतना जो है, आप देखिए इसको दोनों को अलग अलग रंगों से कर लेते हैं, अलग अलग कलर में लिख देते हैं। तो ये रहा आपका 30 अंश और ये रहा आपका 45 अंश। तो यहां पे आते हैं, तो इसके साथ हम एक जो है लाइन एकदम सीधे पैरेलल खींचेंगे और इस 30 अंश के साथ ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी,
ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी और ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 अंश का। और इसके साथ यानी जो ये ए था, ए बी, और यहाँ ये वाली जो लाइन है मान लेते हैं ए बी सी डी और ये ई है, तो सीई जो है, सीई पैरेलल किसके है, ए बी के है, तो ये पूरा 45 डिग्री का है। पूरा एंगल कितने का है बच्चों, 45 का है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा। अब ऐसे में आप देखिए कह रहा है कि इनके अवनमन कोण क्या होता है, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर देखें, मतलब अपने सिर को झुका कर देखते हैं तो अवनमन होता है, और सिर को उठाकर अगर हम किसी वस्तु को देखें तो उन्नयन कोण होता है। तो देखिए, तो ये 8 मीटर भवन है, तो ये इसके बिल्कुल मान लेते हैं ए बी सी डी और ई हो गया। अब ये बिंदु को हम किस नाम से लिख देते हैं कि यह बिंदु कौन होगा, यफ होगा। तो ये जो है एडी की लंबाई इस 8 मीटर के ही तो बराबर होगी प्यारे बच्चों। आइए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, दिया है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई यह ए बी बराबर कितना, ए डी इज इक्वल टू कितना है बच्चों, ए डी इज इक्वल टू 8 मीटर है, ए डी इज इक्वल टू 8 मीटर है। और बहुमंजिला भवन की ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है, और इनके बीच में अवनमन कोण क्या है, अवनमन कोण ई सी डी, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू किसके, किस एंगल के बराबर हो जाएगा, ई सी डी किसके एंगल के बराबर हो जाएगा, सी डी एफ, सी डी एफ बराबर कितने को हो जाएगा, 30 अंश। तर्क क्या है कि एकांतर अंतःकोण है, ये एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण है ये। तो बताइए कि ई सी डी एफ के इक्वल होगा, यानी ये 30 अंश होगा बच्चों, 30 अंश होगा। इसी प्रकार सी ई सी ए, इसी प्रकार ई सी ए जो होगा वो एंगल सी ए बी के हो जाएगा। इसी को आप बी ए सी बी कह सकते हैं। तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, एंगल सी ए बी, सी ए बी ये कितना होगा, 45 अंश होगा। और आप यहां भी वही तर्क देंगे कि एकांतर अंतःकोण है। अब आगे आगे क्या होगा, आप करिए, इसमें त्रिभुज लिया जाएगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। तो आप देखिए भवन तो बिल्कुल सीधा लंबवत होता है, तो लंबवत जो होगा वो 90 डिग्री क्रिएट करेगा आधार के साथ। तो अब त्रिभुज कौन लिया जाएगा, ए बी सी। तो हल करिए अब यहां से, भवन की ऊंचाई ये हो गई है, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बीसी है। यहां पर बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बीसी यही आपसे पूछी जा रही है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई पूछी जा रही है और दो भवनों के बीच की दूरी, यानी बहुमंजिला भवन और ये एक भवन, इन दोनों के बीच की दूरी यानी ए बी। तो दोनों भवनों के बीच की दूरी पूछी जा रही है। दोनों भवनों के बीच की दूरी, यानी ये क्या है, ए बी आपसे पूछी जा रही है कि दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो आइए, त्रिभुज ए बी सी कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज ए बी सी में करते हैं। तो ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan 45 अंश, ये कितना है, 45 अंश है। तो tan 45 अंश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जानते हैं यहाँ पे लंब बटा आधार होता है। तो इस वाले ट्रायंगल के लंब कौन हो जाएगा, पूरा तो बीसी होगा ना। तो बीसी अपॉन ये क्या होगा, ए बी, बिल्कुल। और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। और आप इसको
BC अपॉन AB लिख सकते हैं, और AB इधर चला आएगा तो AB की जो लेंथ होगी वह BC के इक्वल होगी। AB की जो लेंथ होगी यानी AB इज इक्वल टू BC, यानी अब यह बात तो कन्फर्म है कि जितनी भवन की ऊंचाई आएगी बहुमंजिला भवन की, उतनी ही यह दोनों बिंदुओं के यानी दोनों घरों के बीच में, दोनों भवनों के बीच की दूरी होगी। तो AB बराबर क्या हो गया आपका, BC हो गया है। तो अब BC को क्या है, ये BC जो है BF और FC में डिवाइड है। तो अब क्या लिख सकते हैं आप, AB इज इक्वल टू BF प्लस FC। FC प्यारे बच्चों, और BF क्या है यहाँ पे, BF की लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, BF की लेंथ AD और BF दोनों ही बराबर होंगे। तो BF की लेंथ कितनी लिखी जाएगी, 8 धन FC को हम x एज्यूम कर लेते हैं। तो FC को क्या लिख दिया, x। AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 प्लस x। बिल्कुल ठीक। आगे इसको लिख देते हैं, हमने क्या लिखा है। अब यहाँ पे आप ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए और लिख लीजिए कि AD की लंबाई जो है बच्चों, AD की जो लंबाई है, AD वह लंबाई किसके इक्वल टू हो जाएगी, बराबर में हो जाएगी BF के, बिल्कुल। और C ये जो है CF जो है या FC जो है वह x ऐसा माना गया है। ऐसा हमने क्या कर लिया है, माना है, मान लिया है कि यह जो है FC x मीटर होगा। चलिए तो अब करते क्या है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे दीजिए। इसको आप लिख लीजिए, ये इक्वेशन नंबर क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। चलिए अगला, इसी प्रकार आप एक समकोण त्रिभुज देख रहे हैं DFC। तो चलिए इसको भी लिखिए। तो देखिए इसको, त्रिभुज DFC में, समकोण त्रिभुज DFC में, तो अब देखिए आगे क्या होगा कि DFC में tan 30 रखेंगे, कितना, tan 30, और ये त्रिभुज किसके बराबर हो जाएगा, DFC, यानी इसमें जो है परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, CF। क्या हो जाएगा, CF, और अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, ये दूरी DF, और इसमें tan 30 का मान होगा प्यारे बच्चों 1/√3, और यहां पर x CF या FC ये दोनों ही तो x मान लिया गया है, अपॉन DF की दूरी क्या होगी, ये DF की जो दूरी होगी वह AB के इक्वल होगी, क्योंकि दोनों भवन जो होते हैं अगर ये वर्टिकल हैं तो समांतर रेखाओं के लिए सबसे बड़ी जो बात है कि सभी लंबवत लाइनें जो होती हैं उनके बीच की परस्पर दूरियां क्या होती हैं, समान होती हैं। सभी लंबवत जो है लाइन होती जो है वर्टिकल लाइन वह पैरेलल होती है। तो ऐसे में जो AB के बीच की दूरी है वही DF के बीच की भी दूरी होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू DF, और DF के जगह पे हो जाएगा प्यारे बच्चों AB, इस DF के जगह पे क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। आगे देखिए अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, AB इज इक्वल टू √3 इंटू x। अब क्या होगा, अब x की वैल्यू तो आ जाएगी आपकी, क्योंकि AB यहां समीकरण नंबर हमने 1 माना है और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से करते हैं थोड़ा सा, आप देखिए इसको, आइए अब यहां पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो एक क्या है, AB इज इक्वल टू 8 प्लस x है, AB का मान जो है 8 धन x के बराबर है, और यहाँ AB का मान √3 x है। तो प्यारे बच्चों अगर एक पक्ष बराबर होता है, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड बिल्कुल ही एक दूसरे के बराबर ही होगी।
इसलिए 8 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, √3x। अब बताइए, इसको मैं इस साइड जो है पक्षांतर कर सकता हूं, तो 8 बराबर किसके हो जाएगा, √3x माइनस x। अब क्या होगा, यहां पर आप कॉमन कर लीजिए, 8 बराबर क्या, x कॉमन हो जाता है तो √3 माइनस 1 होगा, बिल्कुल होगा। अब x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 अपॉन √3 माइनस 1, बिल्कुल ठीक। चलिए तो आगे आते हैं हम लोग, देखें क्या होने वाला है। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयीकरण कर देते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x बराबर 8/3 रेशनलाइजेशन करते हैं तो आप जानते हैं कि सिंबल को, यानी जो माइनस लगा होता है वो प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस हो जाता है, और वही सेम अंश और हर में गुणा होता है। तो अब देखिए इसको, √3 + 1 और यहां हो जाएगा √3 माइनस 1। अब इन लोगों का जब मल्टीप्लाई होगा, अब देखिए अंश और हर, सॉरी बच्चों यहां पे प्लस रहेगा, तो बताइए ये दोनों अंश और हर जब बराबर होते हैं तो आंसर सदैव 1 आता है, और इस 1 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये पूर्ण रूप में ही हमें मिलेगा, 1 के गुणनफल से कोई जो है प्रभाव पड़ता नहीं है। तो अब देखिए ये हो क्या जाएगा, 8 और यहां पर √3 + 1 अपॉन यहां क्या होगा, √3। अरे एक कोष्टक में घटाकर है, एक कोष्टक में जोड़कर है, सेम वही पद है, तो a + b एक ब्रैकेट में और दूसरे में a - b, तो सूत्र बनता है a² - b² का, तो बिल्कुल उसी फॉर्मूले पर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सूत्र लिख देंगे, कौन से सूत्र से होगा प्यारे बच्चों, तो a² - b² इज इक्वल टू क्या होता है, a + b और एक ब्रैकेट में a - b, ये जानते हैं, बिल्कुल इसी फॉर्म पे है तो इस तरह से लिख सकते हैं आप। और यहां पर x की वैल्यू आ रही है तो 8 क्या होगा, √3 + 1 और यहां हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 होता है प्यारे बच्चों, और यह -1, तो अगले टर्म में क्या होगा, 8 करड़ी के अंदर 3 धन 1 और बटा में यहां पे 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, हो क्या गया ये 4 करड़े में 3 धन 1, ये हो गया x का मान। किसका मान हो गया प्यारे बच्चों, इस x का मान हो गया, इस x का मान हो गया, और पूरी बिल्डिंग क्या है, 8 धन x के रूप में थी। पूरी बिल्डिंग कैसी थी, 8 धन x के रूप में थी। तो अब पूरी बिल्डिंग की ऊंचाई, यानी अब लिखेंगे बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई क्या होगा प्यारे बच्चों, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई को तो हम लोग जो है जान ही रहे हैं कि इसकी ऊंचाई जो है BC के इक्वल है। किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, यह है BC के इक्वल है, और ये क्या था, 8 धन x था, तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई क्या होगी, BF + FC, BF + FC, यानी यही 8 धन x के इक्वल होगी बच्चों, 8 धन x के इक्वल होगी। तो आइए लिखते हैं अब इसको, चलिए करते हैं। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, ठीक, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई BC बराबर आप कर रहे थे कि ये BC बराबर किसके है, BC की दूरी जो है वह BF + FC थी, और BF की जो लंबाई थी वह AD के लंबाई के बराबर थी, तो यहाँ 8 धन FC का क्या हो जाएगा x, और x की वैल्यू क्या आ गई है, आप यहाँ लिख सकते हैं 8 धन x की वैल्यू क्या है, 4 ब्रैकेट के अंदर क्या है, √3 + 1। अब क्या होगा, इस 4 का तो गुणा इसमें कर सकते हैं हम, 8 धन 4 करड़े में 3 धन 4, और 8 और 4 मिलके क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12 धन 4 करड़े में 3 होगा। 4 को आप कॉमन कर लीजिए, तो 4 को जब कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यह 3 बार होगा, 4 × 12 हो जाएगा, और यहां से 4 कॉमन ही है तो √3,
इतना मीटर इसकी हाइट होगी, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये बीसी की जो लंबाई है वह कितना आ गई, बीसी की जो लंबाई है वह 4 ब्रैकेट के अंदर 3 धन रूट 3 मीटर होगी। अब देखिए अगला इसमें क्या पूछा है, दोनों भवनों के बीच की दूरी पूछा है। तो दोनों भवनों के बीच की दूरी के लिए अगर बात किया जाए, दोनों भवनों के बीच की दूरी के लिए बात अगर करें बच्चों, तो यह जो बीसी यह ए बी, ठीक है। तो ए बी क्या है, इस बीसी के बराबर होगी। अगर कोण यहां 45 अंश हुआ, अगर यह कोण 45 अंश हुआ, तो जो इसका लंब होगा इस आधार के बराबर होता है, ठीक है। अगर हमें सूरज 45 अंश के पर दिख रहा है, तो हमारी जो लंबाई है, हमारी जो लंबाई है उतनी ही लंबी छाया बनेगी। तो यानी मैं लंब हो जाऊंगा और जो छाया होगी वो आधार पर बनेगी। तो बिल्कुल इस बिल्डिंग का जो है छाया इतनी बड़ी ही होगी। और इन दोनों के बीच में 45 अंश का जब कोण होगा तब, तो ये लंबाई, ये दोनों लंबाई बिल्कुल ही बराबर होगी प्यारे बच्चों। तो ए बी बराबर क्या होगा, बीसी। तो दोनों भवनों के बीच की दूरी जो बीसी होगी वह देखिए ए बी इज इक्वल टू, देखिए इधर चलिए आते हैं, दो भवनों के बीच की जो दूरी है, दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी ए बी, वह ए बी ज्ञात करना है आपको। तो ए बी किसके बराबर हो जाएगी, बीसी के बराबर हो जाएगी। ए बी बीसी के बराबर हो जाएगी। और बीसी का मान कितना आ गया है, 4 3 प्लस रूट 3। बिल्कुल ठीक, समझ गए होंगे आप प्यारे बच्चों। ये दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या होगी, ए बी बराबर बीसी होगी। आप इसको देखिए एक बार, समीकरण जो बना रखे हैं आप उधर आइए, समीकरण जो बना रखे हैं उधर आइए। ए बी क्या है, 8 प्लस एक्स के बराबर ही है। तो 8 प्लस एक्स, एक्स का मान क्या आया है आप उसको भी देख सकते हैं। एक्स का मान बच्चों आया है 4 धन 4 ब्रैकेट के अंदर करड़ी में 3 धन 1। तो आइए अब उसको देख लेते हैं। तो ए बी बराबर क्या लिखा है, आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर आपने जाना है कि उधर समीकरण जो बना था क्या बना था, या ए बी बराबर आप समझे थे कि यह 8 प्लस एक्स है जो समीकरण नंबर 1 में माने थे। और x का मान बखूबी आप जान रहे हैं कि 4, ये x का मान आप जान रहे हैं कि 4 क्या है, x का मान 4 ब्रैकेट के अंदर क्या है, करड़ी में 3 धन 1 है। तो ऐसे में भी ये 8 धन 4 करड़ी में 3 धन 4, यानी ये इसके बराबर ही होगा 12 धन 4 करड़ी में 3 होगा। और ये 4 का मान तो 3 धन करड़ी में 3 मीटर, ये दोनों भवनों के बीच की दूरी भी होगी। तो आप उस कॉन्सेप्ट से भी बता सकते हैं कि अगर कोण तो 45 अंश का है, तो जितनी बड़ी बिल्डिंग है उतना बड़ा ही दोनों भवनों के बीच की जो है दूरी भी होगी, क्योंकि कोण दोनों भवनों के शीर्ष और जो है दूसरे भवन का जो है 45 अंश के साथ उन्होंने कोण दिया था। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ये आपका उत्तर सही है, यानी बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और बहुमंजिला भवन और भवन के बीच की दूरी भी दोनों सेम ही होगी। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में देखते हैं कि उसकी क्या बात है। आइए, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात करिए। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। चलिए एक बिंदु पी लेते हैं और यहां से एक 10 मीटर ऊंचा भवन है। कितना मीटर ऊंचा भवन है बच्चों, 10 मीटर ऊंचा भवन है और 10 मीटर ऊंचा भवन है। चलिए तो कह रहा है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो भवन का जो शिखर है उसका जो उन्नयन कोण है वह कितना बताया जा रहा है, 30 अंश। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया। तो भवन की जो छत है इसके ऊपर एक जो है बच्चों ध्वज लहरा दिया गया है। एक क्या है, ये ध्वज लहरा दिया गया है। तो इस ध्वज के लिए जो है, ध्वज की भी तो कुछ हाइट होगी। देखिए
कह रहा और P से ध्वज के शिखर, यानी अब इसके खोपड़ी की, यानी ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 है। कितना है प्यारे बच्चों, 45 अंश है, यानी ये पूरा कोण 45 अंश का है। तो अब बताइए ध्वज दंड की लंबाई, यही तो ध्वज दंड की लंबाई होगी, ठीक है। और P बिंदु से भवन की दूरी, और ये P बिंदु से भवन की दूरी पूछा है, तो चलो इसको हम लिखते हैं P, और ये Q और R, ये QR जो है भवन की ऊंचाई है, और इसके ऊपर R और S, ये है ध्वज दंड की लंबाई। R और S ध्वज दंड की लंबाई होगी। तो आइए करें इसको, चलिए तो चित्रानुसार बात करें तो दिया क्या है, भवन की ऊंचाई, बच्चों लिखा है भवन की ऊंचाई QR होगी, और ये बताई जा रही है कि ये 10 मीटर है, बिल्कुल। अब ध्वज जो है इस भवन के छत पर लहराया गया है, तो ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई क्या होगी, यह आपसे पूछा गया है। ध्वज दंड की लंबाई यानी RS, RS आपसे पूछ लिया गया है। आगे इनके उन्नयन कोण, यानी P बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, बिंदु P से, बिंदु P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बिंदु P से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह QPR है। क्या है बच्चों, QPR, और उसकी वैल्यू कितनी है, QPR ये मात्र इतना 30 अंश है। कितना है, 30 अंश है। और बिंदु P से ही, बिंदु P से भवन के शिखर पर लगे ध्वज का, भवन के शिखर पर लगे ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, यानी बिंदु P से ध्वज के शिखर का, ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण ये QPS है, QPS। ये कितना बताया जा रहा है, 45 अंश, जिस 45 अंश वाले में भवन की ऊंचाई के साथ साथ ध्वज की ऊंचाई भी शामिल है। चलिए तो बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना आ गया, 45 अंश, 45 डिग्री। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करिए। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अब चित्रानुसार बात होगी। चित्रानुसार त्रिभुज PQR में, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में। तो बताइए वही लगाना हमें, क्या, tan, क्योंकि हमें हमेशा संबंध ऊंचाई और दूरी में पूछा जा रहा है। तो ऊंचाई और दूरी लंब बटा आधार यानी tan ही तो होता है, इसीलिए तो tan बार बार आ जा रहा है। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ, tan 30 बच्चों PQR इस वाले ही ट्रायंगल में पूछ रहा है, तो ये वाला ट्रायंगल जो है PQR ही तो है, और इसमें ये 90 डिग्री होता है, तो ये 30 अंश बताया जा रहा है। तो 30 अंश यानी लंब कौन होगा, जो कोण होता है उसके सामने की भुजा लंब होती है, तो ये हो जाएगा QR, बिल्कुल। और आधार क्या हो जाएगा, PQ। तो tan 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/√3 इज इक्वल टू QR की लंबाई कितनी होगी, 10 हो जाएगी। PQ कितना होगा, ये तो आपसे पता नहीं है, तो इसको जानकारी लेते हैं कि PQ क्या होने वाला है। तो PQ के लिए क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू 10√3। तो PQ यानी आ गया दो भवनों के बीच की दूरी, बिंदु P तथा भवन के बीच की दूरी आ गई, बिंदु P तथा भवन के बीच की दूरी आ गई। तो एक आंसर आपका आ गया, बिंदु P
जो बाहर बिंदु था, भवन से दूर था, वह बिंदु P से भवन के बीच की दूरी आ गई है 10√3। और यहां पर दिया है कि √3 का मान क्या होगा। तो √3 का मान क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू 10 इंटू 1.72732। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये 0.1 अंक जो है दाहिनी ओर खिसक जाएगा, यानी आ जाएगा 17.32 मीटर। तो दोनों भवनों के बीच की दूरी आ गई, भवन और बिंदु P के बीच की दूरी आ गई बच्चों। अब क्या है, इस ध्वज दंड की ऊंचाई पूछा है, तो अब बताइए अब क्या होगा। अब ये होगा कि पूरा त्रिभुज लिया जाएगा, PQS, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQS में tan कितना 45 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा QS, पूरी ऊंचाई अपॉन PQ। बिल्कुल ठीक। आइए आगे। तो tan 45 अंश का मान क्या होगा बच्चों, tan 45 अंश का मान जो होगा वह 1 होता है। tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। और QS जो है, ये QS को हम QR प्लस RS लिख सकते हैं, और बट्टा में क्या हो जाएगा PQ, क्या होगा PQ। तो PQ का अगर एक में गुणा कर दें तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR प्लस RS। और PQ की लंबाई आपको मिली है 10√3, बिल्कुल यहां 10√3 PQ मिला है। और QR कितना है, QR आपको बताया जा रहा है कि भवन की ऊंचाई यही है। QR क्या है, भवन की ऊंचाई कितनी है बच्चों, 10 मीटर ऊंचा भवन है। तो ये QR हो गया आपका 10 धन, ये झंडा है R और S, ये झंडा रहा RS। अब 10 इधर आ जाता है और 10√3 माइनस 10 हो जाता है, और यहां पर क्या होगा RS हो जाएगा। और 10 कॉमन कर लीजिए आप, तो √3 माइनस 1 होगा, जो कि RS यानी झंडे के जो है ऊंचाई के बराबर होगा। तो अब करड़ी में 3 का मान रख लीजिए, तो आपका करड़ी में 3 का मान 1.732 होता है, जिसमें से 1 माइनस होगा, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, RS। ठीक है। अब बताइए इसमें से जब घटाएंगे तो 10 गुणा में 1 में से 1 जाता है, 10 दशमलव लगा, बहुत सारे जीरो लगा सकते हैं। तो अब बताइए ये 1 में से 1 चला जाएगा तो 0, और दशमलव के बाद इधर क्या 7 3 2, 10 का गुणा होगा तो दशमलव उधर जाएगा, और कितना जाएगा, बस मात्र 1 जीरो है तो 1 अंक ही जाएगा। तो RS इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 7.32 मीटर। अब आपका जो आंसर होगा उसे आप लिखेंगे, ध्वज दंड की लंबाई RS कितना आया है 7.32 मीटर, और बिंदु P तथा भवन के बीच की दूरी कह रहा है, बिंदु P से भवन की दूरी, तो बिंदु P से भवन की दूरी जो है PQ थी, और PQ का जो मान आया था, PQ का जो मान आया था प्यारे बच्चों, वो क्या आया था, PQ का मान जो है आया था 17.32 मीटर। आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके भी देख सकते हैं, चलिए दिखा दें आपको। ये PQ का मान जो आया था वो कितना था, ये देखिए PQ का जो मान था 17.32 आया था। पहले PQ अगर √3 का मान नहीं दिया होता तो 10 करड़ी में 3 ही लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, और इसमें क्या है देखिए, यह मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपर जो खुला है कह रहा सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है, यानी कंचा जब उसमें आप डालते हैं, और उस गोली की जो त्रिज्या बताई जा रही है वो कितनी बताई जा रही है, 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है, तो उसमें डाली जाती है। तो इसमें से भरे हुए पानी का जो है 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताइए। तो इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन है, आप इसे करिए या इसे करिए। तो आइए हम दोनों को जो है
सॉल्व कर लेते हैं और अब भी इसको जो है अपने को परखिए। चलिए आते हैं। तो एक बर्तन है उल्टे शंकु के आकार का है। तो एक बर्तन जो शंकु के आकार का है, यानी जोकर की टोपी यानी बर्थडे जो कैप होती है उसी तरह का हो, ये जो है। तो आइए करते हैं इसको। ये रहा एक बर्तन आपका जो है शंकु के आकार का है ये, बिल्कुल। अब इसमें क्या है, इसकी ऊंचाई बताई जा रही है बच्चों 8 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी बताई जा रही है कि 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, बिल्कुल। अब क्या है, इसके ऊपरी भाग जो है ये खुला है, ठीक है। अब इसके जो है इसके सिरे की जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या ये आर कितना बताया जा रहा है आपसे, 5 सेंटीमीटर है। अब क्या है, इसमें शीशे की ऊपर तक ये पानी से भरा है। ऊपर तक प्यारे बच्चों ये क्या है कि पानी से ये क्या है, भरा गया है। तो ये पानी से भरा गया है ये ऊपर तक। अब इसमें बताइए, पानी से जब भरा है तो इसमें कुछ भी अगर डालेंगे तो पानी तो बाहर गिरेगा, क्योंकि जो भी वस्तु आप डालेंगे वह अपने आयतन के बराबर जगह तो इसमें लेगी। और ये पानी पूरा इसके आयतन भर भरा गया है तो पानी तो बाहर निकाल देगा वो। बिल्कुल, आप इससे परिचित हैं, दैनिक जीवन में बहुत बार प्रयोग भी किए हैं कि अगर पानी से भरी बाल्टी है उसमें आप अपना हाथ ही डालते हैं तो आपके हाथ के आयतन के बराबर पानी बाहर निकल जाता है। चलिए, ये जल से पूरा भरा हुआ है। तो आते हैं और इसको करते हैं। तो क्या और है, इस समय जो है कंचे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं। कंचे की जो है कुछ गोलियां डाल दी जाती हैं और उस गोली में जो प्रत्येक की जो त्रिज्या है, अब एक गोली बना लेते हैं हम लोग कंचे की, और इसकी जो त्रिज्या बताई जा रही है रेडियस, वो कितनी बताई जा रही है प्यारे बच्चों, 0.5 सेंटीमीटर। यानी इसका जो आर है, आर डैश इसको लेते हैं, जब उसको आर डैश लेते हैं और ये किसके इक्वल है, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब क्या है, समय से जब जैसे ही कुछ गोलियां आप इसमें डालते हैं तो जितना पानी भरा है उसका 1/4 भाग पानी बच्चों बाहर निकल जाता है। तो आइए, तो शंकु कितना पानी जो है अपने अंदर समाहित किया होगा, अपने आयतन के बराबर। अब इसके आयतन से ज्यादा होगा तो पानी बाहर गिर जाएगा, और आयतन से कम रहेगा तो बर्तन पूरा भरेगा नहीं। तो आयतन के बराबर जब होगा तो पूरा भरा है ये। तो आइए अब इसको करते हैं। दिया क्या है, तो दिया में है, लिख लीजिए शंकु की इसको जुटाइए, संश्लेषित करिए आंकड़ों को। तो शंकु की त्रिज्या त्रिज्या कितनी है, आर बराबर 5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है प्यारे बच्चों, शंकु की जो ऊंचाई है वह h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, बिल्कुल ठीक। अब आगे जो अब इसमें जो गोली डाली जाती है, तो गोली की त्रिज्या, ठीक है, शंकु में डाली जाने वाली गोली की त्रिज्या कितनी है, गोली की त्रिज्या प्यारे बच्चों आर डैश इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, अब कितनी गोली डाली जाती है ये तो आपको फाइंड आउट करना है। तो आइए, तो ये जो है n गुना n गोलियां हमने डाल दिया इसमें। n गोली डाले जाने पर ये जो है, तो गोली डालें तो गोली का आयतन अपने आयतन के बराबर ही पानी को बाहर निकलेगा, तो गोली का 4/3 पाई आर डैश क्यूब हो जाएगा प्यारे बच्चों, बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का जो आयतन होगा उसमें जो पानी कंटेन किया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। और जैसे ही n गोलियां डलेंगी 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाएगा। आइए अब कैलकुलेशन कर देते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा, आप कैलकुलेशन करिए। पाई पाई से कैंसिल हो जाता है, अब यही 3 से कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचेगा, n गुना 4 आर क्यूब, ये क्या होगा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, बराबर में क्या होगा प्यारे बच्चों, इस शंकु का जो रेडियस है वह 5 है, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 गुणा 5, और ये हाइट क्या हो जाएगी इसकी शंकु की 8 और गुणा में 1/4।
अब कैलकुलेशन करिए, आसान हो जाएगा। ये 2 दूना कितना होगा बच्चों 4, और ये 4 4 से क्या होगा कैंसिल हो जाता है, 2 दूना 4 हर से, और ये 4 कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या इधर n/2, क्या बच्चा प्यारे बच्चों n/2, और ये 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 25 दूना कितना हो जाएगा ये 50, और n बराबर आपका आ जाएगा 50 गुना में 2, यानी 100 कंचे डाले जाएंगे, 100 गोलियां डाली जाएंगी प्यारे बच्चों, 100 गोली आंसर आएगा इसका, 100 गोली। बिल्कुल ठीक, बहुत आसान है। ठीक, नेक्स्ट इसके जो है अगले पार्ट को देख लेते हैं। क्या है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की जो गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर। जी नहीं, आयतन है तो वर्ग नहीं हो सकता, आयतन के लिए आप वर्ग को नहीं कह सकते कि यह वर्ग है। जी नहीं, वर्ग नहीं है ये क्या हो सकता है आपका घन सेंटीमीटर। क्या हो सकता है, हो नहीं सकता, होता है घन सेंटीमीटर होगा। आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर में और क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल यहां पर ये मिस्टेक है। ठीक है, क्वेश्चन में ही तो आइए करते हैं इसको। तो एक जो है गोलाकार और जिसकी गर्दन जो है प्यारे बच्चों वह बेलनाकार है, जिसकी जो गर्दन है वह बेलनाकार है। तो अब बताइए कि इस जो है बेलनाकार गर्दन के आकार का है, जिसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है, यानी इसकी जो लंबाई है वह 8 सेंटीमीटर है, और इसकी जो त्रिज्या है, यानी यहाँ पे जब व्यास दिया है, ये व्यास d बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो गोला है गोलाकार भाग है, तो उसका व्यास यानी इसके अंदर का जो व्यास है पूरा, इसका जो डायमीटर है तो वो कितना है 8.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसमें भरे जाने वाले पानी का जो है आयतन एक बच्चे ने ज्ञात करके बताया कि 345 घन सेंटीमीटर है। तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है। तो चलिए हम लोग भी ज्ञात करके देखें कि क्या उस बच्चे ने उत्तर को सही किया है। आइए, तो बेलनाकार बेलनाकार गर्दन की ऊंचाई, बेलनाकार गर्दन की ऊंचाई एच मान लेते हैं, और ये दिया है 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो है इसका व्यास जो है बेलनाकार का क्या है d बराबर 2 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 1 सेंटीमीटर होगी। त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या r 1 सेंटीमीटर होगा। अब गोलाकार भाग के बर्तन की बात करते हैं, तो गोलाकार बर्तन का व्यास क्या है, गोलाकार बर्तन का जो व्यास है प्यारे बच्चों वह d डैश कर लेते हैं, वो कितना है 8.5 सेंटीमीटर है। तो इसका r डैश कितना हो जाएगा 8.5 बट्टा में 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, व्यास जो होता है उसके अगर त्रिज्या पता करना है तो व्यास का आधा कर देते हैं, तो r डैश बराबर 8.5 बट्टा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब इसमें जो पानी भरा जाएगा इस दोनों बर्तनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। तो बर्तन में भरे पानी का आयतन गोलाकार भाग का आयतन, गोलाकार भाग का आयतन, गोलाकार बर्तन का आयतन, ऐसे लिखेंगे गोलाकार बर्तन का आयतन प्लस बेलनाकार बेलनाकार भाग का आयतन। तो आइए करते हैं अब इसको।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोलाकार भाग का जो आयतन होगा उसे क्या लिखेंगे, तो गोले का जो आयतन होता है लिखते हैं बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर जो मैंने आर लिखा है वो आर डैश लिखा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस इसका आयतन क्या होगा प्यारे बच्चों, बेलनाकार का पाई आर स्क्वायर एच। तो बिल्कुल ठीक। चलिए अब वैल्यू को रखिए और कैलकुलेशन करिए। तो थोड़ा सा इसको जो है हम ऊपर की ओर अब खिसका देते हैं और चलिए भाई अब यहाँ ठीक। अब कैलकुलेशन करते हैं। बराबर, तो पाई को आप कॉमन कर सकते हैं, कर लिया, 4/3 लिख लिया। आर डैश की वैल्यू रखनी है, आर डैश यानी गोले की, तो कितनी हो जाएगी ये, आप जरा देखिए। तो ये कितना 8.5/2, यही है ना। तो 8.5/2 ऐसा लिखना है। कितनी बार लिखना पड़ेगा, इसकी पावर 3 है तो 3 बार ऐसा लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो अब इस तरह से हमने इसको लिख दिया है। अब यहां पर क्या होगा, ये प्लस पाई तो कॉमन है, बाहर गया है घूमने उमने, तो आर स्क्वायर या बेलनाकार की बात होगी तो आर का वैल्यू कितना, 1 का स्क्वायर, तो एक ही होगा। और गुणा में कौन है, एच महोदय हैं, तो ये 8 हाइट इसकी। चलिए अब यहां पर कैलकुलेशन होगा। पाई ये कितना होने वाला है, आप देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 और ये 2 से 2 कैंसिल। चलिए अब आगे आगे देखिए क्या हो जाएगा, 1/3 और ये कट गया है तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करें हम, नीचे 10 लगा दें। और ये इसी प्रकार से यहाँ भी ये जो है हम यहाँ 10 लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये दशमलव लगा है तो 10 का जब नीचे गुणा ही होगा तो 10 दूना 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 85/20। अब क्या होगा, यहाँ प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 गुना में 8 हो जाएगा। आगे पाई, अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर दीजिए, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 5 एकम 5 सत्ते 35, यानी 5 से काटने पर ऊपर 17 आएगा अंश में और ये 4 बार में कटेगा, 5 चौको 20 और ये 17। तो आप 17 का अगर क्यूब करें तो 4913 होता है, 4913 होता है। और बटे में नीचे क्या होने वाला है आप इसको भी देख लीजिए, कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो गुणा करिए तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, चौक 48 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और प्लस ये कितना होगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। अब आगे अगर मैं इसका भाग कर दूं तो क्या होने वाला, जरा भाग करके देख लीजिए। तो इसका कैलकुलेशन भाग जब करेंगे तो 4913 में अगर मैं 48 से भाग करूं प्यारे बच्चों तो एक बार भाग जाएगा और 48 यहाँ 1 बचेगा। और यहाँ अब मैं 1 को लिखूंगा तो 0 बार भाग जाएगा और यहाँ 11, फिर एक बार क्या लिखूंगा 3 को लेके आऊंगा तो यहाँ पर 2 बार भाग जाएगा और 96 हो जाएगा। अब देखिए कितनी बार भाग जाती है, घटा लीजिए पहले इसको, 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ बचा 10, 1 बचेगा। और अब क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे तो 0 मिलेगा, दशमलव लगाएंगे तो 0 मिलेगा। तो अब कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 बार लेके जाते हैं, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा क्या, 3 बार करके देखते हैं, 3/24 हो जाएगा, 2 3 चौको 12, 2 14। चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ 6 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 6, देखिए यहाँ तो बच्चा बच्चों 6, 170 था तो यहाँ बचा बच्चों 6 और यहाँ क्या बचेगा 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 26। अगर ये जो है ये जो है नीचे रिमाइंडर जो होता है इस भाजक से छोटा आता है तो भाग आपका ठीक है हमेशा ये छोटा ही आता है, तो 102.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, पाई, और यहाँ पर मान रख देंगे कितना, इसका भाग दे दिया है तो निकल के आया है 102.3-8। अब बताइए अब क्या हो जाएगा, ये जो है इसमें जो भरे जाने वाले पानी का जो आयतन होगा इस पाई के साथ कैलकुलेशन करेंगे। पाई अब इसमें ये जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 102 में 8 जुड़ जाएगा तो 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110.3 हो जाएगा। अब पाई का मान कर रखने के लिए बोला जा रहा है 3.14, पाई का मान कितना रखना है
3.14 गुणे में कितना है 110.3। आइए इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि कितना होने वाला है ये। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का इसमें टेबल पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पे 4 शून्य शून्य तो 1 ही होगा। और ये कितना होगा 4 एकम 4 4 एकम 4, ये बार बार यही होगा दोनों। अब 1 का पढ़ेंगे तो ये सभी 1 के टेबल में तो वही आने वाले हैं, तो इसको ऐसे क्रमशः लिख देते हैं 3 0 1 1। अब आगे 3 का टेबल पढ़ना है तो 3 3 जा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 9, और ये 0 हो जाएगा और 3 और 3 होगा। चलिए जोड़ के देखिए कितना होने वाला है, ये 2 3 1 4 9 4 13 के 3 हासिल हो जाएगा 1, और 4 1 5 1 6 हो जाता है, 3 1 4 हो जाता है और 3 हो जाता है। दशमलव कितने अंकों बाद 3 अंकों बाद लगने हैं, तो 3 अंकों बाद अगर दशमलव लगाते हैं तो 1 2 3, यानी ये आपका आंसर आने वाला है 346.342 सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन सेंटीमीटर। अब उस बच्चे ने बताया था प्यारे बच्चों, उस बच्चे ने क्या बताया कि 345 आया है। कितना 345 बताया जा रहा है उसके द्वारा प्यारे बच्चों। कह रहा था बच्चा जो ज्ञात किया था आयतन उसका कितना आया था 345 आया था, और मेरा क्या आया जो आपने लगाया वो आया आपका 346.342। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आप उस बच्चे का आंसर गलत होगा और आपका सही होगा। तो आंसर में लिखेंगे बच्चे ने उत्तर गलत किया, बच्चे ने जो है आंसर गलत किया। इसका आंसर 345 सेंटीमीटर क्यूब नहीं 346.342 सेंटीमीटर क्यूब है। अर्थात बच्चे द्वारा किया गया आंसर, बच्चे द्वारा दिया गया उत्तर गलत है। आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार जरूर पुनः इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। थैंक यू।